जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम लोग का लास्ट वीडियो था, आप लोग के जो क्रैश कोर्स था, उसमें हम लोगों ने बेसिकली वैदिक काल, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में रहे। तो वैदिक काल में चारों वेदों के बारे में हम लोगों ने देखा। संहिताएं, ब्राह्मण, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक टर्म समझते चले गए। ठीक है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, जो सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन बनते हैं, उसी फॉर्मेट में हम लोग करते हुए चले गए थे। हम लोग ने अंततः जाते हुए धर्मों के बारे में अध्ययन किया था, धर्मों एवं दर्शनों के बारे में, और हम लोग ने इसमें प्रमुख जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव, इनका भी अध्ययन आखिरी वीडियो में कर लिया था। ठीक है, बेसिकली क्रैश कोर्स के हिसाब से तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को देख लिया था। अब जैसे कि आप देखेंगे, वो जो वैदिक काल के बाद का जो पीरियड है, बेसिकली वैदिक काल के बाद का पीरियड है, जब जैन और बौद्ध धर्म उदित हो गए, तो बौद्ध और जैन धर्म चूंकि उस समय काफ़ी प्रभावी हो गए थे, तो इन्हीं के जो ग्रंथ हैं, खास तौर पे इन्हीं के जो ग्रंथ हैं 600वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, के भारत की दशा और दिशा को दिखाते थे। ठीक है, तो जो इन्हीं के प्रमुख ग्रंथ थे, तो हम लोग ने बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम लोग ने देखा था, जिसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, त्रिपिटक। ये सब आपको पता होगा, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। त्रिपिटक, इसमें हम लोगों ने देखा था सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटकों के बारे में हम लोगों ने, 3 टोकरियों के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसमें दोस्तों जो सूत्र पिटक है, यानी जो सूत्र, ठीक है, बताया था ना, सूत्र का मतलब सूत्र, ठीक है, जिसमें उपदेश होते हैं, बुद्ध के उपदेश जिसमें हैं, उसके 5 भाग हैं। ठीक है, उसके प्रमुख हैं 5 भाग। ठीक है, 5 भाग प्रमुख हैं। अच्छा, ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, कौन कौन से 5 भाग हैं। दिग्, मध्यम, संयुक्त, यानी दीर्घ, मध्यम और इन दोनों का संयुक्त, और चौथे हैं अंगुत्तर, और 5वां है खुद्दक। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये 5 निकाय जो सूत्र पिटक के हैं, इंग्लिश में भी क्या होगा, सूत्र पिटका। भाई ये सब तो पाली भाषा है ना, हिंदी है ये नहीं है, तो पिटका 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 लगा देना है आगे, बस ये इंग्लिश बन गई। तो आप समझोगे जो ये सूत्र पिटक है, इसके जो 5 अंग थे, इसका एक अंग, खास तौर पे जो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, जो इसका एक अंग अंगुत्तर निकाय है, ये 600 BC का क्या करता है, जो 600 BC में जो भारत था, उस समय के चीज़ों का वर्णन करता है, चीज़ों का वर्णन करता है विभिन्न कहानी इत्यादि के माध्यम से। तो इसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ऐसा पूछ, जनपद, ठीक है, 16 महाजनपद, यानी ये समय महाजनपद काल का समय था, वैदिक काल के बाद। ठीक है, महाजनपद काल उदय हुआ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही, कि महाजनपदों पे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। तो ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय वह ग्रंथ है में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। इसके अलावा दोस्तों उस समय की जानकारी के प्रमुख स्रोत आप देखोगे, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र था, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, सीधी बात है उसी समय, वही गुप्त काल या आसपास में जब लिखी गई, महापरिनिर्वाण सूत्र। तो ये 3-4 चीज़ आप देखोगे उस समय के भारत की जो राजनीतिक दशा है उसका प्रमुख जानकारी का स्रोत है। तो चूंकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण हो चुका था, तो हम लोग को एक बार 16 महाजनपद देख लेना चाहिए। मैं आपसे बता देता हूँ, इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं 16 महाजनपदों में। अच्छा, आज का जो लेक्चर है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, है ना, हुआ ये कि ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो हो सकता है मुझे कई बार मेरे दिमाग में चले कि मैंने ये बात एक बार बता दी है, तो मैं बार बार बोलूँ कि मैंने आपको एक बार बता दी है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो पहली बार ही बता रहा हूँ, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ना, जैसे कई लोग घबरा जाएंगे, सर कितनी बार बताया आपने, तो कुछ बताया ही नहीं, सारी चीज़ें एक एक करके, इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं बताया, उस हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम आ गई थी जो पुराना वीडियो था, लेकिन फिर से हम लोग उसको देख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा कि क्या है, इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस वाले में 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक सेकेंड, यही माइक ऑन था कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेना हूँ, नहीं तो वही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, माइक ऑन था, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक, जो 16 महाजनपद थे उनकी बाउंड्रीज, तो आप देखेंगे पश्चिम और उत्तर में जो सबसे बड़ी मतलब सबसे
फारदेस्ट है, मतलब सबसे किनारे है। तो आप देखिए ये चीज़ पश्चिम भी है, ठीक है, अगर ये लाइन बनाऊँ, और ये चीज़ उत्तर भी है, ये लाइन बनाऊँ, तो वो कौन सा महाजनपद है? कंबोज महाजनपद है, ठीक है। तो कंबोज महाजनपद क्या है? पश्चिम भी है और उत्तर भी है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्थ भी है और वेस्ट भी है, ठीक है। इसके बाद अंग देखेंगे आप, सबसे पूर्वी यानी सबसे ईस्टर्न जो महाजनपद है वो अंग है। इसके अलावा अश्मक, तो अश्मक आप देखेंगे ये है सबसे साउदर्न यानी सबसे दक्षिणी महाजनपद। तो ये 3 महाजनपद तो एटलीस्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है, 3 महाजनपद आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप देखिए एक ये क्वेश्चन बन गया जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है जो इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं उनकी वर्तमान लोकेशन से रिलेटेड यह प्रश्न एक बन जाता है। हालांकि बहुत कम चांस है, फिर से कहूँगा आज जो हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं बहुत कम चांस है कि इससे एग्जाम में प्रश्न आए, बहुत कम, मिनिमम चांस है कि इससे एग्जाम में प्रश्न आए। यूपीएससी में तो लगभग न के बराबर चांस है, यूपीपीसीएस में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। तो आप देखोगे 6, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को घुसूंगा नहीं, अंदर नहीं बढ़ूंगा। जो क्वेश्चंस आते हैं केवल वहीं अगल बगल जो पूछे जाते हैं, जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं, जो हम लोग भी टेस्ट सीरीज में देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पे डिस्कशन करके आगे बढ़ूंगा। तो आप देखेंगे टोटल 5 महाजनपद आपको दिमाग में रखने हैं। अंग, ठीक है, तो अंग ये वर्तमान के भागलपुर में है, आप देख पाओ भागलपुर बिहार सबसे पूर्वी यानी सबसे ईस्टर्न महाजनपद है, ठीक है। इसकी राजधानी हुई करती थी चंपा चमेली, है ना। फिर है 13वां कंबोज, पुंछ, मतलब इसकी राजधानी क्या थी? पुंछ, वर्तमान के राजौरी और हाजरा रीजन कश्मीर में है। फिर अश्मक, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान यानी पैठन, ये कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में, गोदावरी के किनारे है। वज्जी, राजधानी थी उस समय वैशाली, अभी भी वैशाली है, तो आप देखो वज्जी वैशाली, है ना, ये देखो। फिर है मल, क्योंकि यहीं पे बुद्ध मरे थे, ठीक है, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था यहीं पे होता। मल, कुशीनारा यानी कुशीनगर, वर्तमान में भी कुशीनगर यानी देवरिया और आसपास का रीजन। तो आप देख पाओगे ये 16 महाजनपद आपको दिखेंगे। इसके प्रमुख महाजनपद आपके सामने यहाँ पे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ दिमाग में कि पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है कि कुरु कहाँ था, पंचाल कहाँ था, सब पूछ सकता है। तो आप रीड चाहो तो सारा एक बार कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन एग्जाम में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये 16 महाजनपद आप देखोगे वैदिक काल के बाद उदित हुए। अब सीधी बात है, सब अगल बगल होंगे, सबकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बनेगी, आपस में लड़ाई करेंगे, और आपस में लड़ाई करेंगे तो एक कोई ना कोई इसमें से शक्तिशाली बन के उभरेगा, एक शक्तिशाली बन के उभरेगा। तो वही जो शक्तिशाली बन के उभरेगा उन्हीं की कहानी अभी हम लोग को देखनी है। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 2 हैं कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो गणराज्य था, यानी जब बुद्ध थे तब, ठीक है, गणराज्य, उसमें सीधे थे, गणों का शासन चलता था, तो वैशाली था। लेकिन धीरे धीरे ये महाजनपद के रूप में बना ना, वैशाली उस समय महाजनपद नहीं था, गणराज्य था। धीरे धीरे महाजनपदों के रूप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। तो कौन सबसे शक्तिशाली बना? मगध आप आसपास के रीजन में सबसे शक्तिशाली बना। लेकिन बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? वैशाली, ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? वृहद्रथ वंश। ये कौन कह रहा है? पुराण कह रहे हैं, जो भारत के पुराण हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भैया वृहद्रथ वंश ने मगध पर पहली बार शासन किया। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो अब मैंने बताया कि 16 महाजनपद में आपस में लड़ाई की, ठीक है, 16 महाजनपद में आपस में लड़ाई की, और उसमें फेमस कौन सा हुआ? मगध सबसे फेमस हुआ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताए हुए हैं, बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य, है ना, ये बताया हुआ है, और 2 राजधानी वाले महाजनपद बताए हुए हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। रीडिंग चाहो तो कर लेना, क्योंकि अब कितना याद रखो, सबसे पहले तो फैक्ट 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 फैक्ट, इतने फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखो लाइन से बता दिया है कि हरियांक वंश तो चेतक का विवाह चेलना के साथ, है ना, अब ये महाकोशला के साथ, कहाँ याद होगा ये सब? क्षेमा के साथ। अब पूछ भी देगा तो तुक्का मार देना, क्या कर सकते हो आप, समझो हमारी एक लिमिटेशन है ना भाई, हम सारा फैक्ट तो याद कर नहीं सकते हैं। तो अब मैंने फिर से कहा कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना क्रैश कोर्स में से 95% क्वेश्चंस इस किताब से पूछेंगे, इसके अगल बगल के सोर्स से पूछेंगे, आप टैकल कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला होगा। 5% क्वेश्चन हो सकता है कि कोने में कहीं पे छूट जाए, मैं इतना वेटेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि नहीं छूटेगा, फिर भी मैं वेटेज लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो 95% पढ़ाया है
इससे 5% वाले भी एलिमिनेट होके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि मेरे भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जरूरी ये है कि आप सभी लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि जो 1-2 पॉइंट छूटे हुए हों वहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है, टेस्ट सीरीज में कवर हो जाए। तो टेस्ट सीरीज से अभ्यास जरूर करेंगे। तो 2 चीज़ हमें इस समय जरूर करनी है, क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। तो जैसे अभी ये चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, जो खत्म होगा तुरंत इसका पार्ट टेस्ट दे लीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास का तुरंत आर्ट एंड कल्चर का पार्ट टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ें कुछ नोट करनी है उसको नोट डाउन करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ध्रुव बैच है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर, है ना। उसमें 400 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से सिलेबस को पॉइंट वाइज डिस्कशन करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि यार मगध साम्राज्य जो है उस समय का एक बढ़िया साम्राज्य बन के उभरा, सबसे ताकतवर साम्राज्य बन के उभरा, तो इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वंशों का शासन हुआ। हर्यंक वंश पहला आप देख पाओगे, दूसरा होगा शिशुनाग वंश, तीसरा आप देखोगे नंद वंश, है ना, और चौथा आता है मौर्य वंश। हर्यंक, शिशुनाग, नंद और फिर मौर्य। तो ये 4 वंशों का वहाँ पर शासन हुआ। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि हर्यंक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर मौर्य, HSNM याद कर लो, ठीक है। तो हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, इन वंशों का मगध में शासन हुआ, ठीक है। तो हर्यंक वंश के बारे में जान लेते हैं। बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है जैन साहित्य में श्रेणिक नाम महावंश 15 आयु में मगध नरेश बना। ये सब अपने याद वाद नहीं होगा, ठीक है, बहुत डिटेल में बताया है ना, याद वाद नहीं होगा। तो बिंबिसार इतना दिमाग में रखना कि इसका वास्तविक संस्थापक है, ये किस वंश का है, हर्यंक वंश का। ये प्रश्न आ जाता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है, ध्यान रखना, अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, इसी के शासनकाल में बौद्ध संगीति आरंभ प्रथम हुई थी। ये हमने देखा था, अका अक से याद किया था, अजातशत्रु, कालाशोक, ठीक है, अशोक और कनिष्क, अका अक, इस नाम से हम लोगों ने याद भी किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो वाले जो भी मौर्य शासन या फिर ये जो मगध साम्राज्य है, जहाँ जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो वाला तो याद रख ही लेना है आप लोग को, ठीक है, उसके बारे में जानकारी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को देखिएगा कि अजातशत्रु, ठीक है, ये बिंबिसार का पुत्र था और प्रथम बौद्ध संगीति इसी के काल में आरंभ हुई थी, ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक सीधी बात है शिशुनाग ही होगा, ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही होगा, और कौन होगा, है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे जनरली ऐसा देखा जाता था कि जो भी संस्थापक होता था वो राजाओं के कुल से नहीं होता था, जो नया वंश होता था, ठीक है, वो ऐसे ही मतलब किनारे विनारे से मतलब अलग तरीके, ऐसे कह सकते हैं अवैध संबंधों की संतान प्रायः बहुत सारे सोर्सेज में ऐसा मिलती है, ठीक है। तो हम इतना दिमाग में नहीं रखेंगे, हमें भैया इस सबसे क्या पंचायत है, जो जैसे मन करे वैसे हम काहे किसी के बारे में बोलने जाएं। दिमाग में मतलब शिशुनाग संस्थापक था शिशुनाग वंश का, केवल इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। फिर इसी का जो दूसरा राजा था शिशुनाग वंश का, कालाशोक। तो कालाशोक में द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी प्रथम बौद्ध संगीति हर्यंक वंश में, द्वितीय हुई है आपका शिशुनाग वंश में। और आप देखोगे इसके बाद जो तीसरा वंश है नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश, इसका संस्थापक था महापद्मनंद। तो सीधी बात है, एक एक करके एक एक आते गए, ठीक है, आते गए, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जो है नंद वंश है, महापद्मनंद इसका संस्थापक है, ठीक है। इसमें आप देखोगे घनानंद अंतिम शासक रहा है। अच्छा, नंद वंश के दौरान बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। इनमें से किस वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीति नहीं हुई थी? देखो हर्यंक हुई, शिशुनाग हुई, फिर तो सीधी बात है मौर्य वंश में होगा अशोक के काल में, उसके बाद कब होगा आपका कनिष्क के काल में, ठीक है। तो कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में। तो आप देखोगे तो नंद वंश के काल में बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसका अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी गई और फिर मौर्य वंश का उदय हुआ। यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा। अच्छा, इसी समय जब ये सारे वंश चल रहे थे, ठीक है, ये सारे वंश चल रहे थे, तो इसी समय आपको दिमाग में रखना है कि कुछ चीज़ें और पैरेलली चल रही थी, जिसमें आपको पहला तो ये दिमाग में रखना है कि महापद्मनंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, इसने कलिंग विजय भी की थी, यानी अशोक के पहले कलिंग जीत चुका था। ये कौन सा बताता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख,
ठीक है। तो खारवेल जो जैन शासक है, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, कहाँ पर है, कैसे क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बेसिकली, यूपीएससी में नहीं है। अच्छा, मान लो यूपीपीसीएस में टॉपिक अगर 1% आने का चांस है, तो यूपीएससी में 0.1% चांस है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। तो मैं पहले बता दूँ, ये टॉपिक यूपीएससी के लिए तो लगभग नहीं के बराबर इंपॉर्टेंट है। फिर भी यार 1 घंटा समय देने में क्या चला देता है, प्लीज सुन लो, है ना। कुछ नोट वोट मत करो, ऐसा गला खराब हो गया है ठंडी में यार, थोड़ा भी इधर उधर का लापरवाही कर दो तुरंत गला बैठ जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, मेरे कहने का ये मतलब है कि लगभग नहीं के बराबर इंपॉर्टेंट है, फिर भी क्या पता हमारा ही भाग्य खराब हो, है ना, बाकी सबका सही हो। तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि कलिंग विजय का जो स्रोत है वो खारवेल है। इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, जब यही शासन चल रहे थे तो यहाँ पर सिक्के आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। सिक्कों के जो देखिए इतिहास के स्रोत बहुत सारे होते हैं, आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे स्रोत होते हैं, जिसमें एक तो ये बहुत सारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म निरपेक्ष बहुत सारे ग्रंथ होंगे, ठीक है, कहानियाँ होंगी, लोक कथाएँ होंगी उस समय की, ठीक है। आप देखोगे अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का एक स्रोत है सिक्का, जो कॉइन्स, और इसके अध्ययन को बोलते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। और ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, 1 2 3 4। तो न्यूमिस्मेटिक, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ये यूपीपीसीएस में अपने आप में एक प्रश्न बनता है। अच्छा, अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान मौर्य काल के बीच में ही भारत के प्राचीनतम सिक्कों का प्रारंभ हुआ है। यानी जो कॉइन, भारत में जो कॉइन मिलते हैं पहली बार इसी महाजनपद काल के बाद, जब मगध साम्राज्य उदित हुआ, है ना, और इसके भी मौर्य साम्राज्य में पहली बार ये मिलता है भारत में सिक्के। और इसको हम लोग बोलते थे पंचमाग्ड या आहत सिक्के, हिंदी में आहत सिक्के, पंचमाग्ड। बेसिकली क्या था, तो चांदी गोल से काट दिया और पे ठप्पा मार दिया, फट देना, तो यहाँ पे बीचे में से धंसा दिया, ठीक है। आप देखोगे अगर गूगल पे तो है ना, आपको दिखेगा पंचमार्ट सिक्के, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे गूगल करके रखी हैं ताकि आप लोग को चीज़ें दिख जाए। तो ये आपको दिखेगा पंचमार्ट कॉइन, देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये लिया है अब मार दिया, धड़ देना, ठप्पा। बेसिकली जो हम लोग के यहाँ पेड़ा बनता है इसी तरह से, पंचमार्ट पेड़ा। जैसे क्या होता था, पहले मम्मी पेड़ा बनाती थी, अब तो बहुत दिन से बनाती नहीं है, तो क्या होता है, वो खुबा जो है वो बना के और तो बटखरा होता था, जैसे मेरी जनरल स्टोर की दुकान थी, तो वो का 100 ग्राम उसी पे ठप्पा मार दिया, पंचमार्क कर दिया, तो उसी पे 100 ग्राम ऐसे छप जाता था। मैं सोचता था यार 100 ग्राम का पेड़ा है, लग तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि ये बेसिकली क्या है, पंच मार्किंग की जा रही है, ऐसे तरीका है बताने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण बात, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना इसी काल के दौरान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब ये काल भारत में चल रहा था, ठीक है, जब ये काल भारत में चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में हो रही थी, ठीक है। यानी मौर्य वंश के पहले, अब देखो मौर्य वंश के पहले कुछ घटनाएं और भारत में घटी थी। खास तौर पे बहुत सारे आक्रमण हुए थे जब यही सब, जब हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का शासन था, तो बहुत सारे आक्रमण हुए थे। तो एक आक्रमण होता ईरानी, ठीक है, और दूसरा होता यूनानी। 2 आक्रमण प्रमुख हैं, ईरानी आक्रमण दारा प्रथम के द्वारा और यूनानी सिकंदर के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो यूनानी आक्रमण है, ठीक है, यूनानी आक्रमण है, बेहुस्तून इंस्क्रिप्शन यानी बेहुस्तून अभिलेख इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। बेहुस्तून अभिलेख इसके बारे में जानकारी देता है। तो ये क्या कहता है बेहुस्तून अभिलेख, ठीक है, हेरोडोटस का भी विवरण देता है, ठीक है। दिमाग में रखिए, हेरोडोटस आपको पता होगा, ये बहुत फेमस जियोग्राफर हैं, हम लोग इतिहास का जनक मानते हैं इनको, ठीक है। तो हेरोडोटस, और ये जियोग्राफर भी थे उस समय की, सारी जो भी मैपिंग का काम करते रहते थे, तो इसका विवरण यहाँ पर मिलता है। और ये कहता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, ये हेरोडोटस का विवरण कहता है। बस सुन लो, महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बनेगा, किस अभिलेख में यूनानी आक्रमण का जो है स्रोत, मतलब जो है जानकारी मिलती है। तो बेहुस्तून अभिलेख, बेहुस्तून इंस्क्रिप्शन, केवल इतना दिमाग में रखना है, केवल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आएगा तो आप दिमाग में लगा देना, ठीक है भैया, आए थे आक्रमण किए थे तो भारत का कुछ हिस्सा तो ले ही लिए होंगे, है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ तो कर ही दिए होंगे। तो इतना दिमाग में रखना कि बेहुस्तून अभिलेख कुछ इंपॉर्टेंट है, बस इतना केवल दिमाग में रखना। अच्छा, चूंकि आप देख रहे हो ईरानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ, तो जब वो आक्रमणकारी आए तो अपने साथ एक संस्कृति भी लेकर आए,
ठीक है, आएंगे तो भाई एक संस्कृति लेकर आएंगे। तो जब इनके साथ संपर्क हुआ तो भारत के पश्चिम उत्तर में खासतौर पे, ठीक है, जो गांधार और आसपास का रीजन था, नई लिपि का जन्म हुआ वहाँ पर, उसको बोलते हैं लोग खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो वहाँ पे खरोष्ठी लिपि का उदय हुआ। अच्छा, खरोष्ठी लिपि आप देखोगे, हमारी जो ब्राह्मी लिपि थी उस समय जो प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि, है ना, ये क्या थी, बाएं से दाएं थी, ब से ब्राह्मी, बाएं से दाएं थी। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि थी वो दाएं से बाएं इस डायरेक्शन में लिखती थी। ठीक है, इस डायरेक्शन में लिखती थी, उल्टा, है ना। तो खरोष्ठी लिपि आप देखोगे पश्चिम उत्तर प्रदेशों में जनरली पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप। ठीक है, अब आता है एक प्रमुख यूनानी, सिकंदर, और इसका आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सिकंदर के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप सेकंड का पुत्र था। फिलिप सेकंड का ये क्या था, बेटा था। ठीक है, अब ये कहा कि हम भैया दुनिया जीतेंगे, तो आ गया, इंडिया में भी आ गया। तो इंडिया में आया घूमते घूमते, ये यूनान से, अब सोचो ससुरा कितना ट्रैवल किया होगा, किस रास्ते आया होगा पता नहीं, मतलब भूमध्य सागर पार किया होगा, उधर से कैस्पियन उस्पियन ऐसे जीतते 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 सोचो कितना दूर आया। ठीक है, यूनान हम लोग चलो एक बार देखते ही हैं, है ना। ठीक है, इसको हम लोग चेक ही कर लेते हैं, सिकंदर रूट टू इंडिया, लेट्स सी। देखो देखो ससुरा कहाँ इतना हम लोग जिंदगी भर में कभी घूम पाते क्या, इससे लड़ाई करते करते देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर से कहाँ ससुरा ही घूमते घूमते, यहाँ से ही घूम घूम के पूरा भूमध्य सागर के चारों तरफ घूम घूम के लड़ाई कब्जा करते 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 इंडिया तक घुस गया। देखो नॉर्थ वेस्ट इंडिया दिख रहा है आपको, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ये घूम गया था, है ना। कितनी बड़ी बात है भाई। तो यहाँ पर आप इस बात को थोड़ा समझिए, मेरे कहने का क्या मतलब है कि सिकंदर जब भारत में लड़ते लड़ते आया तो उसकी भेंट किससे हुई, पुरु से। ठीक है, पुरु राज्य के पोरस से। तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई बहुत फेमस है भारत में। तो भारत में इसने पहली लड़ाई किससे की, पोरस के साथ की। और पोरस कहाँ पर स्थित था, यानी पुरु राज्य बेसिकली जहाँ का राजा पोरस था, झेलम और चेनाब नदी के बीच में। ठीक है, झेलम और चेनाब नदी के बीच में ये पुरु राज्य था। इससे इसकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहते हैं हम लोग हाइड स्पीच का युद्ध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से हाइड स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। तो ध्यान रखना है, पोरस और सिकंदर के मध्य हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 326 बिफोर क्राइस्ट में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व 326 में पोरस परास्त हो गया। ठीक है, तो पोरस अंतर हार गया। अब कई लोग, अब मैंने देखा यूट्यूब पे कई लोग बता रहे हैं कि पोरस जीत गया था, लेकिन अब मान लो पोरस परास्त हो गया था, जो यहाँ पे दिया वही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। अच्छा, जो सिकंदर था दोस्तों वो धनानंद का समकालीन था। तो धनानंद कहाँ है, यहाँ पर आप देखोगे, है ना, अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और सिकंदर इसी का समकालीन आपको मिलेगा। ठीक है, सिकंदर इसी धनानंद का समकालीन था। अच्छा, तो अब सिकंदर का आक्रमण खत्म होता है भारत में और अब आता है मौर्य वंश का शासन। ठीक है, ये मैं फिर से देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत अजीब अजीब नाम आएंगे, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में चिल्लाओगे सर कैसे करें, आप तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, हम तो यूपीएससी वाले, इतना फैक्ट कहाँ से याद होता है। तो बिल्कुल मत याद करिए, कोई बोल नहीं रहा है, सुन लो, सुनना है तो। यूपी पीसीएस वाले भाई क्या करें, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमारी मजबूरी है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो मजबूरी पड़ जाती है कि एक बार रट लें। ठीक है, तो एक बार सुन लीजिए, क्या पता दिमाग में रहे, कुछ तो रहेगा कि सर कुछ ने तो बताया था, और क्वेश्चन हो जाता है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा काम खास तौर पे, देखो पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, नो डाउट, मैं आपसे डिस्कशन प्रॉपर कर रहा हूँ, प्रॉपर चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा फोकस, जितनी क्लासेस मैं लूँगा, मेरा फोकस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे रहेगा, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। ठीक है, मैं आपको बार बार इस बात का भरोसा दिलाता रहूँगा, अगर आपने ये चीज़ की है थोड़ी मोड़ी तो ठीक है, नहीं कर पाए, मान लीजिए आप मौर्य वंश नहीं पढ़ पाए, लेक्चर नहीं कर पाए और एग्जाम में क्वेश्चन मौर्य वंश से आ जाए, तो आपने नंद वंश के बारे में पढ़ा है ना, आपने हरियंक वंश के बारे में पढ़ा है ना, आपने शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा है ना, उन जानकारी से कोशिश करिए कि मौर्य वंश वाला मेरा क्वेश्चन हो जाए। एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, दिमाग को जगाइए, और इस जगाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, यूपीएससी हिंदी का कीजिए, यूपीएससी इंग्लिश का कीजिए, जिसका मन करे उसका कीजिए टेस्ट सीरीज, और क्रैश कोर्स के साथ पैरेलली टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं मौर्य वंश, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था, ठीक है। तो मौर्य राजवंश का संस्थापक होता चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दिमाग में रखना, इसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। तो आप देखोगे ना, आप देखोगे जो वर्तमान का जो अखंड भारत है ना, अखंड भारत माना जाता है जो हिमालय की श्रृंखला से लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, तो पूरा देखो ये ऐसे ऐसे ऐसा एक तो भारत दिखता है ना आप लोग को, ऐसा एकदम ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ तक, है ना। रुको एक मिनट, एक आपको एक भारत का ऐसा डायग्राम दिखता है ना, ऐसा ये भारत कब था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। तो हम लोग को भी कब्जा कर लेना चाहिए चाइना वालों के हिसाब से, जिसे ससुरे 9 डैश लाइन दिखा चिल्लाते रहते हैं कि 9 डैश लाइन हमारा है। यहाँ पे हान वंश का भी हुआ करता था जो शासन करता था, हम लोग भी कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा है, अफगानिस्तान हमारा है, दे दो, ठीक है। तो देखो कि हिमालय की श्रृंखला से हिंदू कुश तक, बंगाल की खाड़ी तक पूर्व में, और दक्षिण में मैसूर तक, सोचो कर्नाटक तक चंद्रगुप्त का कब्जा किया था। सोचिए कितना बड़ी बात है ना। तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिएगा। इसने आप देखोगे दक्षिण भारत का विजय किया, जो हम लोग ने अभी देखा, दक्षिण भारत का इसने विजय किया, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा हूँ। इसने सिकंदर के साम्राज्य के जो शासक था सेल्यूकस, ठीक है, और फिर यहीं पे शादी भी कर लिया इसी खानदान में, इसकी आक्रमणकारी सेना को इसने परास्त किया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसने इसको भी परास्त किया, यूनानी सेना को भी परास्त किया। तो अब दिमाग में रखना। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है। इसमें क्या है, पहली बात, जो विदेशी सोच रहे हैं वो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहते हैं, सेंड्रोकोटस, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसमें यार कोई ना अंग्रेजी है ना हिंदी है, यही है, और यूपी पीसीएस वालों मजबूरी है कि याद करना पड़ेगा। सेंड्रोकोटस नाम से प्रसिद्ध कौन था, मिलता जुलता भी लगना है, सेंड्रो मतलब चंद्र, कोटस मतलब गुप्त, तो चंद्रगुप्त ऐसे दिमाग में रखिए, ठीक है। एंड्रोकोटस भी इसी कहा जाता था, जो ससुर और नहीं बोल पाते थे, सेंड्रो चंद्रगुप्त को बोलते थे सेंड, चंद्र, सेंड्र, तो सेंड्र बोलते बोलते एटोकोनो आइलस बोले एंड्र, तो मार के मुँह में फोड़ दिया होगा, ससुरे नाम बिगाड़ रहे हो, रुको, है ना, मेरी जरूरत तो पक्का फोड़ देता। तो यहाँ पर एक जस्टिन जो है ना, इन्होंने बताया है कि सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट हुई थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की इन्होंने भेंट का उल्लेख किया है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, सेंड्रोकोटस नाम दिमाग में रख लीजिए कि ये चंद्रगुप्त को कहते थे। अभी हम लोग नाम आखिरी में देखेंगे, 2-3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता चल गया कि ये मौर्य राजवंश का संस्थापक था। इसने भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया, पहली बार में पूरा भारत में कब्जा किया, और आप देखोगे पूरा दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह कब्जा इसने किया। फिर सेकंड शासक आता है जो बिंदुसार प्रमुख, है ना, इसका नाम दो रखा गया सिंहसेन, जैन धर्म इसको सिंहसेन बोलते हैं, और अमित्रोकेडीज बोलते हैं यूनानी लेखक, अमित्रोकेडीज, ठीक है, अमित्रो वही वाला मित्रों, वही वाला अमित्रो, ठीक है, अमित्रोकेडीज और सिंहसेन, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसी का बेटवा कौन था, अशोक था। अच्छा, इसी का बेटवा अशोक था, है ना। अच्छा, तो अभी हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग एक चीज़ समझ में आए। जिस प्रकार जैन साहित्यों का नाम क्या था, जैन साहित्यों का नाम क्या था, आगम, ये बताया ना, आगम साहित्य मतलब जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं, जो रचना है, उनको आगम बोलते हैं इस मतलब। उसी प्रकार से अवधान बौद्ध साहित्य थे, अवधान बौद्ध साहित्य, तो इसी में एक दिव्यावधान है बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, और इसके माध्यम से भी जानकारी मिलती है, सीधी बात है, ये बौद्ध साहित्य तो जानकारी तो मिलेगी उस समय का। तो इसने कहा कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा हुआ था, ठीक है। तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, अशोक को वहाँ पर भेजा हुआ था, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इसी के दौरान बिंदुसार के दौरान डायमेकस राजदूत का आगमन हुआ भारत में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, कि डायमेकस राजदूत डायमेकस भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया, तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया। और ये किसका था, सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। तो सीरिया के राजा एंटियोकस, अब इनके नाम अजीब अजीब हैं, आपको सर याद नहीं हो रहा है, मजबूरी है भाई, हम क्या कर सकते हैं, सर क्या कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सर को गरियाना मत, तो मत याद करो, सर भी याद नहीं करते, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्लियर,
देखो, मुझे अपनी औकात पता है, मैं अपनी औकात से बाहर के काम नहीं करता हूँ। मुझे सीधे दिखता है कि यार ये चीज़ मेरी औकात के बाहर है, तो मैं पढ़ के नहीं जाता हूँ। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मान लो डाईमेकस आया और मेरे दिमाग में ट्राईमेकस चल रहा है, तो मैं ट्राईमेकस टिक करके आ जाता हूँ। गलत तो गलत, सही तो सही, क्या कर सकते हैं। कुछ लॉजिक लगाने का प्रयास वहीं पर करता हूँ। जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाया है ना, तो मान लीजिए एग्जाम देने जाऊँगा, अगर गया तो मतलब जो भी है, अब आप लोग इसके बारे में मत चर्चा करने लगे कि सर आप एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सर को जो देना था दे दिए, बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ये समझिए। तो डाईमेकस ट्राईमेकस ऐसा कोई आए ना, तो कुछ लॉजिक सोचना है कि यार कहीं तो सुना था, कुछ तो पढ़ा था। तो ऐसे ही एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, काम चला लो। काम चलाने आना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पीछे जो ईजी वाले जो सेक्शंस हैं, जो ईजी वाली जो चीज़ें, जो पॉलिटी, करंट अफेयर्स, वो हमारा छूट जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें क्रैश कोर्स से कर लो, बस काम खत्म। ठीक है, इस बारे में दोबारा से ये नहीं कि ले जाना। अब कई लोग क्या करेंगे, उत्साहित हो जाएंगे, RS शर्मा खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर RS शर्मा नहीं समझ में आएगा तो तमिलनाडु बोर्ड की किताब पढ़ लेंगे, है ना। जब ये क्वेश्चन आना एक और आप पढ़ रहे हैं किताब अनेक, तो क्या मतलब है। ये तो फालतू गिरी है भाई। आपके पास टाइम है, इस तरह एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लो, दोबारा रिवीजन कर लो, उससे 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहाँ पे हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे हम कम मेहनत पे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, हमें फोकस वहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे नाम इनके अजीब अजीब हैं, थोड़ा सा बेसिकली इधर उधर की बातें करने का यही मतलब है, आपको ब्रेक मिल जाए, थोड़ा आपके दिमाग को स्थिरता मिल जाए। अजीब अजीब नाम है, क्या कर सकते हैं। तो बिंदुसार का नाम अमित्रोकेडीज, सिंसेन इसको जैन धर्मों में, जैन ग्रंथों में बोला गया। स्ट्रैबो कहते हैं कि इसी के दौरान सीरिया के राजा एंटीओकस का राजदूत डाईमेकस आया। तो एंटीओकस का राजदूत डाईमेकस कब आया था, अमित्रोकेडीज के शासनकाल में। अब मैं आज से बिंदुसार का नाम अमित्रोकेडीज और चंद्रगुप्त को मैं बोलूँगा सेंड्रोकोटस। ठीक है, तो किसी का नाम अगर चंद्रगुप्त रहेगा आप लोग में से तो बताएगा, मैं उसको सेंड्रोकोटस करके, ठीक है, अवबोधन करूँगा उसका। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। फिर तो डायनोसिस आया, कितना याद रखेंगे, पता नहीं क्या क्या, डायलिसिस, क्या क्या नाम है ससुरों का, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो बिंदुसार जो है, इसके शासनकाल में डाईमेकस आया, ये काफ़ी फेमस था। अब आते हैं हम लोग अगले जो प्रमुख शासन है, वो है सम्राट अशोक। ठीक है, तो सम्राट अशोक के बारे में हम लोग दिमाग में अब रखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, फिर यहाँ पे जो एक काम की चीज़ होगी वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसका जो राजाभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में, यानी बिफोर क्राइस्ट में इसका राजाभिषेक हुआ। ये शायद तो आप लोग डेट दिमाग में रख सकते हैं। 269 ईसा पूर्व में इसका राजाभिषेक हुआ। किसका बेटवा था ये, बिंदुसार का बेटवा था। ठीक है, सीधी बात है, बिंदुसार का बेटा था। अच्छा, ये मौर्य वंश का मतलब आप कह सकते हो, देखो चंद्रगुप्त मौर्य तो है ही भाई, इसने स्थापना की और भारत को सबसे बड़ा बनाया, लेकिन अशोक को और इंपॉर्टेंट मानते। क्यों, क्योंकि इसने अभिलेख बनाए, इसने स्तंभ लेख लिखे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसने अपने खूब प्रचार प्रसार किया, धर्म का बेसिकली धर्म है ना, तो धर्म का खूब ज़्यादा प्रसार किया इसने। इस वजह से ये एक सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा बन के उभरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा बन के उभरा। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति इसके शासनकाल में ही हुई। ठीक है, इसके शासनकाल में हुई। अच्छा, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें बताया गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है। ठीक है, तो इन ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताया गया है। ठीक है, जो अवदान ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है। नाम सब में अलग अलग लिखा है, याद नहीं करिए, बस इतना दिमाग में रखिए कि बौद्ध ग्रंथों में ये मिलता है कि अशोक को बौद्ध जो है धर्म में शामिल किया गया था। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, तो ये जो अशोक है, ठीक है, अशोक के बारे में आपको पता चल गया कि कब राजा बना। ठीक है, राजाभिषेक कब हुआ, राजा कब बना, ये सब आपको बखैती पता चल गई। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति भी इसके काल में हुई थी। अब दिमाग रखना है आपको, अच्छा एक चीज़ और, जब अपना पिता का शासन चल रहा था, तो पिता का शासन चल रहा था तो पिता इसको कहीं भेजे होंगे कि एक बार तुम यहाँ का शासन करो। तो पिता बिंदुसार के शासनकाल में यह अवंती का उपराजा था। अवंती मतलब उज्जैनी। ठीक है, उज्जैन जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, जहाँ पे विकास दुबे पकड़ा गया, वही है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ सीधे, विकास दुबे पकड़ा गया तो वहीं का वो उपराजा था। ये दिमाग में चाहे तो रख सकते हैं। तो इसके बारे में जो सम्राट अशोक हैं, इसके बारे में जो जानकारी का स्रोत है दोस्तों, वो कई सारे हैं। गुफाओं में लेख हैं, शिलालेख हैं, यानी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं आपको। ठीक है, पेट्रोग्लाफ मिलते हैं और स्तंभ लेख मिलते हैं आपको। ठीक है, पिलर पे इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं। अच्छा, जो इनके स्तंभ हैं, ये अपने आप में आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो अशोक के स्तंभ थे, ये दिमाग में रखिएगा, अशोक के स्तंभ थे, वह लगभग 40 फीट इनकी ऊंचाई थी। ठीक है, 4 भागों में बने थे।
और चुनार के बलुआ पत्थर में से। तो आपको च दिखाई दे रहा है, च ऐसे, ये याद करने का तरीका है। चुनार के बलुआ पत्थरों से, ठीक है, तो दिमाग में रखिए, बलुआ पत्थरों से लगभग 40 फीट ऊंचे 4 भागों में विभक्त अशोक के स्तंभ थे। ठीक है, अशोक के स्तंभ थे। तो कैसे कैसे थे, तो ये देखिए बेसिकली वो 4 भाग क्या है। एक तो ये नीचे वाला जो सिलेंडर है ना, जो सिलेंडर है, जो स्तंभ हुआ है, इसके ऊपर क्या लगता था, इसके ऊपर लगता था आपका एक तो कमल है ना, एक तो कमल जो वर्तमान में एक राजनीतिक पार्टी वोट भी मांगती है। इसके ऊपर था एक शीर्ष, ठीक है, इसके ऊपर एक था शीर्ष, और इसके ऊपर होते थे पशु या ये शेर मान लीजिएगा, जो 4 वाला शेर है। सारनाथ स्तंभ मैंने आपके सामने बना लिया, दिख रहा है ना आपको, 4 पार्ट में ये स्तंभ बंधे थे। तो मैं मान ले रहा हूँ, अब कई लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मेन सेंस में, तो ये डायग्राम बना के आएंगे, अरे मूर्खों नंबर कटेगा, ऐसा हरकत मत करना। ठीक है, तो ये शेर मान लो, यहाँ पे एक शेर है 4 ठो, ठीक है, 3 ठो इस साइड से दिख रहे हैं, और बना ही देता हूँ डायग्राम, तो ये था कि आप लोग बोर नहीं होगे। ठीक है, तो ये शेर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये बात समझिएगा कि अशोक के स्तंभों के बारे में अपने आप पे एक प्रश्न बन जाता है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो इसके बहुत सारे स्तंभ लेख मिलते हैं, बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं। शिलालेखों में कौन कौन सी भाषाएं थी, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो शिलालेख हैं ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, अधिकांशतः प्राकृत भाषा लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ध्यान रखिए, भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, स्तंभ लेख है ना, स्तंभ लेख मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, और एक जो स्तंभ लेख है बैराट, जो बैराट में स्थित स्तंभ लेख है, वहां पर अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बोला है कि मगध सम्राट अशोक हूं मैं। ठीक है, तो ये कुछ जो अशोक के काल के जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ बातें देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कलिंग युद्ध इंपॉर्टेंट है। देखो, तो सम्राट अशोक के जीवन की कुछ घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखोगे ऐसा बताया गया कि इसने जो है बहुत सारे राजाओं के साथ, उसी समय के जो राजा हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बताए गए। तो बेसिकली इन शिलालेखों में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है सम्राट अशोक के बारे में, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इन शिलालेखों में उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में चर्चा होती है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर प्रांत बताया गया है कि ये प्रांत भी थे जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, उत्तरापथ, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। लेकिन ये व्यापार मार्ग भी थे, बहुत बड़े फेमस व्यापार मार्ग थे। जो उत्तर का व्यापार मार्ग था उसको बोलते हैं उत्तरापथ, और जो दक्षिण का व्यापार मार्ग था उसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणापथ। दोनों जाके मथुरा में एक दूसरे को क्रॉस करते थे, पेशावर से लेके प्रॉपर इधर वेस्ट तक। जैसा अभी ईस्टर्न कॉरिडोर चल रहा है ना, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, यही सब चल रहा है। तो समझिए इस समय भी उत्तरापथ और दक्षिणापथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हुए थे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि व्यापार मार्ग प्रमुख थे अशोक काल के दौरान। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 राजाओं के बारे में बताया भी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी के मतलब ये जो पूरा मौर्य काल है, मौर्य काल के दौरान ही मेगस्थनीज आया भारत में, इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत में बताई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमें बहुत महत्वपूर्ण है दिमाग में रखना। इसी के शासनकाल में, और बेसिकली वही पूरे मौर्य वंश में, चाणक्य बहुत फेमस, आपको पता होगा, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। तो हमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि हम लोग को दिमाग में रखनी है। ठीक है, मौर्य काल तक हमें ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोग मौर्य काल इसको समाप्त करें। तो आप देखेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में मैंने बता दिया कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ, शिलालेख। ठीक है, फिर स्तंभ लेख है, मैंने बताया बहुत सारे स्तंभ लेख इसने बनवाए, वही 4 भागों में चुनार के बलुआ पत्थर से, और 40 फीट के आसपास की ऊंचाई वाले। ठीक है, इन्हीं शिलालेखों पे, यानी 13वें शिलालेख पर क्या मिलता है ठीक है, 13वें शिलालेख पर क्या मिलता है, कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है 13वें शिलालेख पर। ठीक है, तो कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध आपको पता होगा सबसे महत्वपूर्ण था। जो कारुआकी करके जो रानी थी, शायद वही कलिंग की ही रानी थी, कारुआकी है ना, बाद में शायद ब्याह हुआ हो गया। मैंने एक तो सीरियल देखा था अशोका, हाँ एक सीरियल देखा था मैंने, सोनी पे चैनल पे आता था, उसमें दिखाता था कि कारुआकी पहले गर्लफ्रेंड थी, फिर बाद में बिछुड़ गए, तो कलिंग की रानी निकली, पता नहीं क्या क्या था बकैती, मुझे कुछ समझ में आया था ऐसा। ठीक है, तो ये बात समझिएगा कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। विजेता अशोक रहा, और इसी के बाद उसको पता होगा कि एकदम उसने देखा कि यार क्या हुआ, मार काट इतना कर लिया, इससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो ये जो कलिंग युद्ध का दोस्तों स्रोत है 13वां शिलालेख है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है क्वेश्चन में, समानता यूपीएससी में भी पूछ देता है कई बार कि
कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विवरण है? तो 8वां, 9वां, 10वां, 13वां, 12वां ऐसे दे देगा। तो दिमाग में रखना है कि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी के शासनकाल के दौरान 5 प्रमुख राजा चर्चा में रहे, जो बेसिकली यूरोपियन आसपास के रीजन में, ठीक है, विदेशी राजा चर्चा में रहे। तो मिस्र का राजा था उस समय तुरमाए, ठीक है। सीरिया का राजा था एंटियोकस सेकंड, है ना। अभी हमने देखा था एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस कब आया था, किसके में, अमिट्रोकस, है ना। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग बिंदुसार का, अमिट्रोकस, अमिट्रोकेडीज के अमिट्रोकस रख लो आज से, जो मैंने कहा वही रख लो। तो अमिट्रोकेडीज के शासनकाल में कौन आया था, एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस। देखो सुने नमो, इन सबका ऐसा ऐसा है, चेहरा हिल जा रहा है, टोकस पोकस। तो सीरिया का उसी समय कौन सा था, ठीक है, एंटियोकस सेकंड, अशोक के आसपास में, ठीक है। फिर आप देखोगे अलेक्जेंडर, है ना, एपीरस का राजा था। अब एपीरस का है, कहाँ खोजते फिरेंगे। साइरीन का राजा था, है ना, मग। और मेसिडोनिया यानी मकदूनिया का राजा था एंटीगोनस गोंतास अंतकिनी, ठीक है। मतलब कुछ भी दिमाग में रख लो, कुछ याद वाद होगा नहीं, 2 ठो रख लो, सीधी बात है। अब जो महत्वपूर्ण है वो देख लो, मैंने 5 बता दिए, इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं यूपीपीसीएस के नज़रिए से। तो जो अशोक के शिलालेखों इत्यादि में मिलते हैं 5 राजाओं का विवरण, तो उसमें मिस्र का तुरमाए इंपॉर्टेंट है, सीरिया का एंटियोकस इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, जो यहाँ पर यूपी के गोरखपुर में है, ठीक है। ये अशोककालीन प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में, तो ये दिमाग में रखिए कि लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी, लेकिन भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा में। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख इसमें लिखा गया। इसके अलावा महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश में है, ये भी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। तो आप देखोगे बेसिकली अभिलेख अगर खुदवा रहा है वो बांग्लादेश में, इसका मतलब है कि बांग्लादेश पर इसका कब्जा रहा होगा, सीधी बात है, तभी तो वहाँ पर अभिलेख खुदवा रहा है। काहे कोई राजा हमारे यहाँ अभिलेख खुदवाएगा, सिंपल सी बात है ना। इस बात को समझिएगा कि 2 प्रमुख अभिलेख आपको दिमाग में रखने हैं, सोहगौरा और महास्थान। तो यही लोकेशन ही कई बार मैच दो कॉलम दे देता है, महास्थान अभिलेख कहाँ का है, बोगरा बांग्लादेश। तो अशोक ने हम लोग क्या देखा, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख बनवाए, ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख बहुत सारे बनवाए। इसमें 13वां शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, कलिंग युद्ध का विवरण है, और 2 ठो सोहगौरा और महास्थान का जो ताम्रपत्र का अभिलेख है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इसके बाद अशोक के शासनकाल की कुछ चीज़ें जो फेमस थी वो हम लोग को दिमाग में रखनी है, उनके नाम, जैसे न्यायालय। तो उसमें न्यायालय चलते थे, न्यायालय 2 प्रकार के थे, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, जैसे अभी चलते हैं। तो ध्यान रखें, धर्मस्थीय इसको दीवानी न्यायालय कहा जाता था, और कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय। तो आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि कंटक शोधन, किसी का शोधन कर रहे हैं, वो कंटक किस्म का इंसान उसका शोधन कर रहे हैं, तो वो क्या बेसिकली फौजदारी, मतलब मारपीट किया होगा पक्का, ठीक है, तो फौजदारी। और दीवानी मतलब धर्मस्थीय, है ना, कुछ धन वन से रिलेटेड कुछ कांड किया होगा तो दीवानी न्यायालय, हेरा फेरी कुछ किया होगा। तो न्यायालय 2 प्रकार के उस समय भी भारत में चलते थे। गुप्तचरों की संस्था बहुत बढ़िया थी, ठीक है। तो देखिए गुप्तचर भी 2 प्रकार के थे, एक संचरा जो चरते रहते थे यानी भ्रमणशील, और एक संस्था जो एक जगह पर रुके रहते थे, ठीक है। तो 2 प्रकार के गुप्तचर और न्यायालयों का विवरण भी हम लोग पाते हैं अशोक और बेसिकली मौर्य साम्राज्य में। अशोक कहना गलत होगा, मौर्य साम्राज्य पूरा इस तरह से है। इसी दौरान जो एक प्रमुख आया, आप कह सकते हो ट्रैवलर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खासतौर पे यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। देखो यूपीपीसीएस के लिए तो ये है टॉपिक, मतलब आ सकता है इससे क्वेश्चन, यूपीएससी में भी ये टॉपिक आ सकता है जो अभी पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इसने भारत के बारे में बहुत सारा विवरण दिया अपनी बुक इंडिका में, ठीक है, इसका किताब का नाम था इंडिका, ठीक है। तो इसने बहुत सारा भारत का विवरण दिया। इसने बताया कि भैया, ठीक है, इसने बताया कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियां, यानी इसने समितियों की चर्चा की। तो पहली बात इसने क्या की, विभिन्न समितियों की चर्चा की है मेगस्थनीज ने। उसने बताया ये समितियां 30 सदस्य थीं, 6 समितियां टोटल बनी थी अलग अलग कामों के लिए। तो आप देखोगे कुछ महत्वपूर्ण काम, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण काम, है ना, देखोगे, है ना, ये देखो 5 सदस्य प्रत्येक समिति में रहते थे, तो 6 × 5 यानी 30, तो टोटल 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन देखा जाता था। जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, तो आप देखोगे जनगणना का भी हिसाब रखा जाता था, बिक्री कर वसूलने का भी, और आप देखोगे, है ना, तो ये 2 महत्वपूर्ण समितियां आपको दिखती हैं, ठीक है, कि जनगणना का भी हिसाब रखते थे ये लोग,
ये लोग बिक्री कर इत्यादि भी वसूलते थे। ठीक है, तो पूरा यानी कराधान एक व्यवस्था थी, आप देख सकते हो। ठीक है, जन्म मृत्यु दर इन सबका हिसाब किताब रखा जाता था, यानी जनगणना का हिसाब किताब रखा जाता था। तो ये समितियों के माध्यम से किया जाता था। इसने मृत्यु दंड जैसे दंडों को भी उल्लेखित किया है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, है ना। और इसने भारतीय समाज को श्रेणियों में विभाजित माना है। इसने मेगास्थनीज के अनुसार उस समय का जो भारतीय समाज था वो बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, तो बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित था भारतीय समाज, जैसा अभी भी है। ठीक है, तो मेगास्थनी ने बताया उस समय भी था। इसने दास प्रथा के प्रचलन का अभाव देखा है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये समझिएगा कि जैसे ऐसा ही स्टेटमेंट एक बार आता है, एक बार ऐसा ही स्टेटमेंट आता है कि मेगास्थनीज का मौर्य काल के संदर्भ में दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें। तो पहला कहेगा समाज में श्रेणियां नहीं दिखती हैं, तो ध्यान रखिए समाज में श्रेणियां दिखती हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट देगा इस दौरान दास प्रथा प्रचलन में थी, तो देखिए कह रहा है ना दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, लगभग अभाव था। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इसी के दौरान आप देखोगे, है ना, इसी के दौरान आप देखोगे चाणक्य, आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने जिंदगी जिया, है ना, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने जिंदगी जिया। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी। एक प्रमुख किताब है अर्थशास्त्र, जो बहुत ही प्रमुख किताब मानी जाती है। ठीक है, भारत के मतलब इतिहास में बहुत प्रमुख किताब मानी जाती है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, कई बार लिखा जाता है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इनको दो बार मतलब कई नाम इनको दिए जाते हैं। कौटिल्य कभी कहा जाता है, कभी विष्णुगुप्त कहा जाता है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं है, दोनों नाम चाणक्य के ही हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज एकदम कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त बराबर चाणक्य। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी। ये जो किताब थी अर्थशास्त्र, ये शासन के सिद्धांतों की किताब थी। ठीक है, प्रॉपर शासन के सिद्धांतों की किताब थी। इसमें राज्य के सप्तांग की बात की गई। इन्होंने कहा कि राज्य भी ना जैसे मनुष्य का अंग है, हाथ, पैर, सिर, है ना, बुद्धि, जो हम लोग जैसे लोगों में नहीं होती है वो सब, उसी तरह से इन्होंने कहा कि राज्य एक जो राज्य है, जैसे भारत एक अगर राज्य है तो इसके भी 7 गो अंग होंगे। तो इन्होंने बताया राजा, अमात्य माने मंत्री, जनपद मतलब जगह चाहिए, दुर्ग चाहिए, उसको किला बनाना पड़ेगा, उसको कोष चाहिए, पैसा होना चाहिए उसके पास, वो दंड दे, और मित्र राज्यों के साथ संबंध अच्छे रखे, अगल बगल मित्र राज्य बनाए, बफर स्टेट क्रिएट करे। तो इसने 7 अंग बताए। ये 7 अंग लाइन से याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, मेरे बस का तो नहीं है। क्यों, कई बार ऑर्डर पूछ देता है, पता है, अमात्य दे देगा, राजा दे देगा, फिर दे देगा दंड, फिर दे देगा दुर्ग, बोलेगा ऑर्डर में लगाओ, किस ऑर्डर से कहा था, किस ऑर्डर से इंपॉर्टेंस बताया। तो राजा अमात्य ये ऑर्डर है, मैंने इसीलिए नंबर यहाँ पे लिख दिया है, दिमाग में चाहिए तो रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग को लगता है ना हम लोग मौर्य काल कर लेंगे, मौर्य उत्तर काल हम लोग जो है कल से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मौर्य उत्तर काल पूरा प्रॉपर खत्म करेंगे। मौर्य काल हम लोग प्रॉपर देख लेते हैं। अच्छा, आप देखोगे जो अशोक के अभिलेखों को यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखो, चाणक्य नाम विष्णुगुप्त हम लोग देख लिया, चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस पैलेस पढ़ लिया था, बिंदुसार को अमित्र घात, और अशोक को पियदस्सी, ये दिमाग में रख लिया कि इनके नाम अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिखते हैं। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था, ये भी हम लोग ने देख लिया, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, अशोक का नाम बहुत सारे अभिलेखों से मिलता है, मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडगेलम, बहुत सारी जगह हैं, वहाँ के अभिलेखों में अशोक के नाम दिखते हैं। ठीक है, ये कई बार ना क्या होता है कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि के बारे में मैंने बता दिया। एक जो बस इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप, इसने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, अशोक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्तंभ के बारे में भी आपको बता दिया, बेसिकली सारनाथ स्तंभ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, कि सारनाथ का जो स्तंभ है, ये देखिए आप यहाँ पर सिंह चतुर्मुख बना हुआ है, ये बारे में आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है, मतलब है ना। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था, और ये भारत का जो है राजचिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। मौर्य उत्तर काल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, नहीं तो अभी बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे तो आपका दिमाग हो सकता है खराब हो जाए। इस दिमाग को खराब होने से बचाने के लिए मौर्य उत्तर काल नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।